हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और इस वीडियो में जो है मैं लेके आया हूं उड़ीसा का जो कॉमन पीजी एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट हुआ है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन के लिए, उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसके आंसर की के साथ में। ये पेपर जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पे कि लाइपोपॉलीसैकेराइड इन सेल वॉल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो लाइपोपॉलीसैकेराइड अब जब आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ये माइक्रोबायोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो अलग होता है, वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकॉन ज़्यादा पाया जाता है। वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो आपका ये आउटर सेल वॉल है ये केवल 10% ही पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। ये जैसे इनर मेम्ब्रेन होता है उसी तरीके से ये भी होता है, जहाँ पे आपका लिपिड होता है और इसके साथ एसोसिएटेड सैकराइड होते हैं, इसीलिए इसको पॉलीसैकराइड बोला जाता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव रहते हैं, जहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकॉन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, उनमें ये नहीं होता है। ठीक। और ये लाइपोपॉलीसैकेराइड कहाँ पे रहता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। सेकंड पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइनोबैक्टीरिया। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया मतलब एल्गी। जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको जो मेंबर्स पढ़ाए जाते हैं उसमें से आप देखेंगे जो साइनोफाइसी के मेंबर हैं वो एनाबीना, नॉस्टॉक और स्पिरुलिना, तीनों जो हैं आपके साइनोफाइसी के मेंबर हैं, जिग्नीवा नहीं है। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ फाइकोबिलिन इज द टिपिकल फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फाइकोबिलिन, जो फाइकोबिलिन प्रोटीन्स होती हैं पूछ रहा है, वो किसका फीचर होता है? तो फाइकोबिलिन्स आप पढ़ेंगे जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के, वो आपको साइनोफाइसी और रोडोफाइसी वाले ग्रुप में ही मिलेंगे। फोर्थ पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो जो ब्रांच फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है वो क्या होता है? ये आप जो बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में जब एग्जांपल आता है आपका स्टार्च, तो स्टार्च जो होता है वो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलके बना होता है। एमाइलोपेक्टिन का वहाँ परसेंटेज ज़्यादा होता है, और ये जो एमाइलोज होता है ये तो लीनियर होता है, लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन होता है ये आपका ब्रांच्ड होता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, एमाइलोपेक्टिन। फिफ्थ पे आते हैं, द बायोमेम्ब्रेन एग्जिबिटिंग मैक्सिमम फ्लूइडिटी इज। कौन सा पूछ रहा है? बायोमेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी शो करता है। तो इसमें जैसे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आउटर मेम्ब्रेन होता नहीं है। क्लोरोप्लास्ट एनवेलप तो उसमें दोनों आ जाता है, और डबल मेम्ब्रेन है पर आउटर इनर दोनों आ जाता है। थीलाकॉइड मेम्ब्रेन की अगर बात कर लें तो ये भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। एक ही ऑप्शन है आपका यहाँ पे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ मोर परमिएबल एंड एग्जिबिट मैक्सिमम फ्लूइडिटी। 6 पे आते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। ओके, कह रहा है जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो किससे स्टेबलाइज्ड रहता है? तो वहाँ पे जो होता है प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल यही बॉन्डिंग पाई जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, पेप्टाइड बॉन्ड। 7 पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे कह रहा है कुछ कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, आप उसके हिसाब से आपको आंसर देने थे। पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी। ये सही है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट उसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। एंड अकर इन अ डाउन हिल डायरेक्शन, और ये डाउन हिल डायरेक्शन में जो होता है इसका मूवमेंट होता है। डाउन हिल और अप हिल दो चीज़ें होती हैं। अप हिल एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका डाउन हिल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेकेंड, पैसिव ट्रांसपोर्ट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, ये सही है, लेकिन यहाँ पे दिया है इट इज़ एन अपहिल डायरेक्शन, तो सेकेंड वाला गलत है। थर्ड पे आते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी एंड अकर इन अ डाउन हिल डायरेक्शन। यहाँ पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिया है कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो सही है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अपहिल डायरेक्शन में होता है, और इस हिसाब से चौथा वाला आपका सही होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी एंड अकर्स इन अ अपहिल डायरेक्शन। 1 और 4 सही है। स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या क्या दिया यहाँ पे। कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर रॉन्ग। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट बट थर्ड, फोर्थ आर रॉन्ग। पर यहाँ पे हमें यहाँ पे पता है कि फर्स्ट और चौथा सही है, तो हम डायरेक्ट डी पे चलते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट बट सेकेंड एंड थर्ड आर
रॉन्ग, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई, फंजाई के लिए कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है? क्या फंजाई प्रोकैरियोटिक होते हैं? नहीं। यूकैरियोटिक होते हैं? हाँ। प्रोकैरियोटिक लैक क्लोरोफिल, तो प्रोकैरियोटिक तो होते नहीं है। यूकैरियोटिक होते हैं और लैक क्लोरोफिल, ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ें फंजाई के लिए ट्रू है। 9th पे आते हैं। राइजोपस स्टोलेनिफर जो है कह रहा है किस फंजाई के क्लास से बिलोंग करता है? तो राइजोपस और म्यूकर जो है वो जाइगोमाइसीड्स के मेंबर हैं जब आप फंजाई पढ़ेंगे। 10th पे आते हैं। द ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच कैन प्रोड्यूस स्पोर्स एंड एम्ब्रियोज बट लैक सीड्स एंड वैस्कुलेचर आर। तो अगर स्पोर्स और एम्ब्रियोफाइट्स में आप आएंगे जहाँ पे सीड ना बने, वैस्कुलेचर ना हो, तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स ही है जहाँ पे एम्ब्रियो तो बनता है लेकिन यहाँ पे वैस्कुलेचर नहीं पाया जाता है। 11th पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेरिडोफाइट, इसमें से टेरिडोफाइट का एग्जांपल पूछा है। ओडोगोनिया मिल्गी है, रिक्सिया ब्रायोफाइट है, नीटम आपका जिम्नोस्पर्म है, लाइकोपोडियम आपका टेरिडोफाइट है। 12 प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड रूट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ, आपने पढ़ा है जिम्नोस्पर्म में जब आप साइकस पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्लोराइड रूट होता है जिनके कॉर्टेक्स में एल्गल लेयर पाया जाता है। 13 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लोएम सेल, पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन में फ्लोएम सेल नहीं दिया गया है? तो सीव एलिमेंट जो होते हैं ये फ्लोएम सेल होते हैं। फ्लोएम सेल इज कंसिस्ट ऑफ सीव एलिमेंट, कंपेनियन सेल एंड ट्रांसफर सेल, बट फ्रैकीड इज एग्जाम्पल ऑफ जाइलम एलिमेंट। ओके, 14 पे आते हैं। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु coined the term Cranch anatomy in C4 plant is coined by Hatch and Slack. हैच एंड स्लैक ने इनकी डिस्कवरी किया था। 15 पे आते हैं। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, आपको ये अच्छे से पता है कि ड्रेसना जो है आपका ये मोनोकॉट है पर यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है, तो इसे एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। जूट कह रहा है क्या होता है? जूट एक्चुअली होता है बास्ट फाइबर का, बास्ट मीन फ्लोएम के फाइबर का। ओके, और ये फ्लोएम से बनता है लेकिन प्राइमरी फ्लोएम नहीं, सेकेंडरी फ्लोएम से बनता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे आपका है रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर एंड क्रॉप यील्ड। अगर आपने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है तो आपको ये भी पता होगा कि ये रिवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर एंड क्रॉप यील्ड में जो आया था उसको हम ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं। Sequence of DNA molecule that are same on the both strand when read in the same direction either 5 to 3 prime or 3 to 5 prime are known as। तो ये आप जब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वहाँ आपको बताया जाता है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस पे ही डीएनए को कट करते हैं, और वैसे सीक्वेंसेस कौन से होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में बोथ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम इन सेम डायरेक्शन में हम सेम ही पढ़ते हैं, उनको पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोला जाता है। 19 पे आते हैं। इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। तो जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट का मतलब जैसे आपने रेड और वाइट का क्रॉस कराया और जो प्रोजनीज है वहाँ पे आपको कैसा मिला? एक तो प्योर आपको रेड मिलेगा, 2 आपको पिंक मिलेंगे, 1 वाइट मिलता है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, तो वहाँ पे 1:2:1 का रेशियो आपको मिलेगा। 20 पे आते हैं। इन मियोटिक सेल डिवीज़न कह रहा है मियोटिक सेल डिवीज़न में जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है वहाँ पे 2 डिवीज़न होता है, आपको पता है मियोसिस में। तो वो 2 डिवीज़न क्या है? दोनों इक्वेशनल होती हैं, दोनों रिडक्शनल होती हैं, या फर्स्ट इक्वेशनल होता है सेकेंड रिडक्शनल होता है, या फर्स्ट डिवीजन रिडक्शनल होता है वेयर सेकेंड इज इक्वेशनल। तो जो मियोसिस का डिवीज़न होता है उसमें आप देखेंगे, मान लीजिए ह्यूमन के केस में हम बात करें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम है वहाँ पे, तो टोटल ठीक है, जैसे मान लीजिए 46 क्रोमोजोम है, तो पहले में ही जो होता है जो प्रोडक्ट बनते हैं फर्स्ट डिवीज़न में ही आपका क्रोमोजोम नंबर हाफ हो जाता है, इसीलिए हम फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न को रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। वेयर जो सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है वो सिमिलर होता है आपके माइटोसिस के, इसीलिए उसको इक्वेशनल डिवीज़न बोलते हैं। 21 पे आते हैं। Which of the following enzyme is responsible for joining of Okazaki fragment to form the lagging strand of DNA? तो ये आप मॉलिकुलर बायोलॉजी में जब आप रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे डीएनए लाइगेज आता है जो एक लैगिंग स्ट्रैंड पे आपका ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनता है, उसको ये जोड़ने का काम करते हैं। 22 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मार्कर यूज टू डिटरमिनेट द
पैटर्निटी ऑफ अ चाइल्ड, अगर आपको किसी चाइल्ड की पैटर्निटी को डिटरमिन करना है तो पूछ रहा है कौन सा डीएनए मार्कर का आप यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे मार्कर्स का हम यूज़ करके पैटर्निटी पता कर सकते हैं चाइल्ड में, उनमें से RFED, RFLP, AFLP भी है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। 23 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज चेन इनिशिएटिंग कोडॉन टू कोड एन एमिनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आया हुआ है। प्रोटीन सिंथेसिस जब आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, वहाँ पे आपको कोडॉन से प्रोटीन सिंथेसिस होना बताया जाएगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होना बताया जाएगा, और वहाँ पे जो कोडॉन्स होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं एक एमिनो एसिड, कुछ एमिनो एसिड इनिशिएट करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसिस, और कुछ उसको टर्मिनेट करते हैं। उनमें से जो आपका AUG है ये आपका इनिशिएटिंग कोडॉन कहलाता है। 24 पे आते हैं, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ मियोसिस। मियोसिस आपको पता है माइटोसिस से काफ़ी अलग होता है, और मियोसिस में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मियोसिस से, बाईवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ये सारी चीज़ें, ठीक है, रिकम्बिनेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो वही पूछा है कि जो क्रॉसिंग ओवर है आपका, ये मियोसिस का जो प्रोफेज फर्स्ट होता है उसमें बहुत सारे पार्ट हैं उसके, डिप्लोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन, डाइकाइनेसिस, तो ये किस पार्ट में होता है? तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है आपका मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में, वो पैकेटीन स्टेज में होता है। 25 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अ सेडिमेंट्री साइकिल। कह रहा है इनमें से कौन सा, इकोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल है, सेडिमेंट से होता है। तो फास्फोरस साइकिल जब आप पढ़ेंगे वो सेडिमेंट्री साइकिल है। ओके, 26 पे आते हैं, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। इकोसिस्टम किसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है? आइनोस्फीयर का, लिथोस्फीयर का, बायोस्फीयर का, या मीजोस्फीयर का? तो इकोसिस्टम जहाँ पे हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में वो पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? बायोस्फीयर में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली अमंग द एंजियोस्पर्म। जब आप एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं, फैमिलीज़ आपको पढ़ाई जाती हैं, तो वहाँ पे ये भी बताया जाता है कौन कौन सी फैमिलीज़ प्रिमिटिव फैमिलीज़ है। प्रिमिटिव फैमिलीज़ का मतलब होता है जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर जिनमें प्रिमिटिव वाले रहे, जो काफ़ी एडवांस नहीं, जिनमें एडवांस कैरेक्टर ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हुए हैं। तो मैग्नोलिएसी जो फैमिली है वो मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है इन सब से, ठीक, रूबिएसी, लिलिएसी और पोएसी से। 28 पे आते हैं, हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हैज़ बीन पब्लिश्ड इन। पूछ रहा है कि जो हचिंसन ने क्लासिफिकेशन सिस्टम अपना दिया था वो किस बुक में छपा था? ओरिजिन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और फ्लावरिंग प्लांट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, हचिंसन का बुक कौन सा था? फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के बारे में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है? तो एपोमिक्सिस में आप देखेंगे कि जो सीड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन का, तो ये करेक्ट है। मियोटिक डिवीजन एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस टू फॉर्म जाइगोट। अब एपोमिक्सिस का जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इसमें यही आता है कि इसमें ना तो मियोटिक डिवीजन होता है और ना तो फर्टिलाइजेशन होता है टू फॉर्म जाइगोट। ओके, तो यही ऑप्शन आपका गलत है। बाकी एपोमिक्सिस प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल मदर सेल, ये भी सही है। देयर इज नो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व इन बोथ एपोमिक्सिस एंड पार्थेनोकार्पी, ये भी सही है। तो बी वाला ही आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, वाटर पोटेंशियल इनसाइड द जाइलम एट द टॉप ऑफ द टाल ट्री ड्यूरिंग द हॉट सनी डे टाइम इज। अब यहाँ पे दो चीज़ है, वाटर पोटेंशियल क्या होगा पूछ रहा है, ट्री के टॉप पोर्शन पे जाइलम में ड्यूरिंग हॉट सनी डे टाइम। हॉट सनी डे टाइम है, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है, और ऐसी कंडीशन में जो होता है ट्रांसपिरेशन बहुत तेज़ी से होता है, जो वाटर पोटेंशियल को जो होता है क्या करता है, घटा देता है। ओके, तो ऑलवेज नेगेटिव होगा। 31 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉइजलेस इक्वेशन द अमाउंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द बेस टू टॉप ऑफ द 100 मीटर टाल ट्री इज अप्रॉक्सीमेटली। कह रहा है कितना आपका प्रेशर लगेगा, प्रेशर ग्रेडियंट कितना मेगापास्कल प्रेशर ग्रेडियंट लगेगा अगर हम वाटर को लिफ्ट करना चाहते हैं 100 मीटर टाल ट्री के टॉप तक। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे नहीं पता है, अगर आपको पता है तो एक्सप्लेनेशन के साथ ज़रूर यहाँ पे कमेंट कीजिए, या मुझे मिलेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। 32 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू
Munch pressure flow hypothesis, the main driving force for transport of organic solutes in the phloem tissue from source to thing is। तो यहाँ पे अब ये आपका सल्यूट ट्रांसपोर्ट में आता है एक मंच प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस आप पढ़ेंगे वहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी में। कह रहा है जो फोर्स आता है ये ट्रांसपोर्ट का ऑर्गेनिक सल्यूट को फ्रॉम सोर्स टू सिंक, ये फोर्स कहाँ से आता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट या एनर्जी थ्रू हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। तो सी और डी बिल्कुल नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर ग्रेडियंट होता है, उसकी वजह से जो होता है ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स मूव करते हैं सोर्स टू सिंक। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लोरीजेन। तो फ्लोरीजेन जो है आपका, ये है आपका फ्लावरिंग लोकस, टी जो होता है यही फ्लोरीजेन है। 34 इन्वर्टेड स्टोमेटल साइकिल। स्टोमेटल साइकिल से मतलब है हमारा कि जो डे टाइम में स्टोमेटा खुल जाता है, रात में स्टोमेटा हमारा बंद हो जाता है। लेकिन ये अगर साइकिल इन्वर्ट हो जाए कि रात में स्टोमेटा खुलने लगे और दिन में बंद होने लगे, तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? C3 प्लांट का, C4 प्लांट का, बोथ C3 एंड C4 प्लांट का, या कैम प्लांट्स का? तो क्रस्टेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जिन प्लांट में होता है उन्हें आप कैम प्लांट्स बोलते हैं, और यहीं पे ये आपको इन्वर्टेड स्टोमेटल साइकिल मिलता है। 35 द ओनली एंजाइम इन द क्रेब साइकिल अटैच टू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज। तो आप देखेंगे कि जो क्रेब साइकिल में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो सारे कहाँ पे रहते हैं? वहाँ पे उसके मैट्रिक्स में होते हैं, पर एक एंजाइम है इनमें से जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहता है, अटैच रहता है, वो है आपका सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। पूछ रहा है ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है? एरोबिक सेल्स में होता है, एनरोबिक सेल्स में होता है, बोथ एनरोबिक एंड एनरोबिक सेल्स में, या नाइदर एरोबिक नॉर एनरोबिक सेल्स। तो जो ग्लाइकोलिसिस है, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ये भी आपको प्लांट फिजियोलॉजी में मिलेगा, तो रेस्पिरेशन में आप पढ़ेंगे कि जो एरोबिक और एनरोबिक सेल्स में डिफरेंसेस हैं। तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये दोनों में कॉमन होता है, मतलब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो है दोनों में बनता है। इसके बाद डिसाइड होता है उसका फेट कि पायरुवेट का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं होगा, तो उससे हम डिसाइड करेंगे कि एरोबिक है कि एनारोबिक है। लेकिन ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये दोनों में कॉमन होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक सेल्स। क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन कैल्विन साइकिल। तो जो कैल्विन साइकिल आप पढ़ेंगे ये भी फोटोसिंथेसिस में आपका जो CO2 का एक्सेप्टर होता है, मतलब CO2 किससे कंबाइन होता है सबसे पहले, वो आपका RuBp होता है। RuBp के साथ ही CO2 जो होता है कंबाइंड होता है कैल्विन साइकिल में सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 38 द वेरिएशन इन विट्रो कल्चर इज कॉल्ड। प्लांट टिश्यू कल्चर से आए हुए क्वेश्चन है ये। जो वेरिएशन आते हैं हमारे इन विट्रो टिश्यू कल्चर में उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप देखेंगे इसका डेफिनेशन जो है सोमा क्लोनन वेरिएशन का ये डेफिनेशन है, द वेरिएशन इन विट्रो कल्चर विच इज नोन एज सोमा कल्चर वेरिएशन। Question number 39 introduction of DNA into cells by exposing to high voltage electric pulse is called इलेक्ट्रोफ्यूजन, इलेक्ट्रोफिजन, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोपोरेशन। जब आप देखेंगे ये भी बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे मेथड हैं डीएनए को सेल्स में डालने के लिए, तो उनमें से एक मेथड है जहाँ पे हम वोल्टेज इलेक्ट्रिक पल्सेस का यूज़ करते हैं और उससे जो है डीएनए जो है चला जाता है सेल के अंदर। और इस मेथड को इस मेथड के लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 40 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कंसीडर्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो पूछ रहा है कि कौन से बैक्टीरियम को हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं। ये भी जो क्वेश्चन है ये बायोटेक्नोलॉजी से आया हुआ क्वेश्चन है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर हम बोलते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस को, क्योंकि ये इसके अंदर एबिलिटी होता है कि ये अपने डीएनए को जो है प्लांट्स के डीएनए में, मेनली डाइकोटिलेडन्स के डीएनए में ये ट्रांसफ़र करता है, उसके सेल में ट्रांसफ़र करता है और इसका यूज़ बायोटेक में बहुत किया जाता है और इसको हम कॉमनली नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 द क्रोमोजोम ऑफ अ टिपिकल बैक्टीरियम इज। कह रहा है जो टिपिकल बैक्टीरियम होता है, मोस्ट कॉमन बैक्टीरियम जो होते हैं उनके क्रोमोजोम कैसे होते हैं? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल हेलिक्स डीएनए और लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए।
जो क्रोमोसोम होता है आपका टिपिकल बैक्टीरियम का, वो होता है सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। तो आप देखेंगे जो असेलुलर स्लाइम मोल्ड्स हैं वो आपके आते हैं मिक्सोमाइसीट्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, द टोबैको मोज़ैक वायरस विच इज आल्सो नोन एज TMV इज अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे आपको साइज बताना था कितने साइज का होता है, तो ये अप्रॉक्स 300 टू मल्टीप्लाइड बाई 80 नैनोमीटर। ओके, इतना इसका साइज होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड अ प्रोवायरस। प्रोवायरस आप पढ़ते हैं जब आप माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, वहाँ पे ट्रांसडक्शन जब होता है तो जो लाइसोजेनिक वायरसेस होते हैं वो अपना DNA जो है अटैच कराते हैं बैक्टीरिया के DNA से, और इस कंडीशन को हम, जो इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम होता है बैक्टीरिया के जीनोम में, उसको हम प्रोवायरस बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, इंटीग्रेटेड वायरल जीनोम। 45 पे आते हैं, फंजाई दैट लैक पार्टीशंस, या जिसे सेप्टा आप बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो जिन फंजाई में सेप्टा नहीं होता है, उनका जो प्लांट बॉडी होता है, मतलब फंगल हाइफी होता है, उन्हें हम सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं, और बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 46 पे आते हैं, द स्टील प्रेजेंट इन इकोसिस्टम इज, टेडोफाइट्स में आप स्टीलर सिस्टम पढ़ेंगे, हैप्लोस्टील, साइफोनोस्टील, डिक्टियोस्टील, बहुत सारे टाइप के स्टील होते हैं, और इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है आपका टेरिडोफाइट का इक्विसिटम। पूछा है उनमें, उसमें कौन सा टाइप का स्टील होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है साइफोनोस्टील। 47 पे आते हैं, इन जिम्नोस्पर्म द टर्म मेगास्पोरोफिल इज यूज फॉर। पूछा जिम्नोस्पर्म के लिए जो मेगास्पोरोफिल होता है, हम उसको किसके लिए यूज़ करते हैं, कार्पल, स्टेमन, फीमेल, कोल या स्केल। तो जो मेगास्पोरोफिल होता है एक्चुअली वो आप कह सकते हैं सिनोनिमसली, जैसे आप एंजियोस्पर्म के लिए कार्पस यूज़ करते हैं, वैसे जिम्नोस्पर्म के लिए वहाँ पे मेगास्पोरोफिल है। क्वेश्चन नंबर 48, द फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज नोन एज। जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी बनती है सक्सेशन जब आप पढ़ते हैं इकोलॉजी में, ठीक है, तो वहाँ पे उसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द स्पीसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी आर कॉल्ड। वो स्पीसीज जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी कम्युनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, उन्हें क्या बोला जाता है। तो ऐसे स्पीसीज जो किसी कम्युनिटी का कैरेक्टर, मतलब जिसकी वजह से किसी कम्युनिटी का नाम होता है, जो पूरे कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, उन्हें हम डोमिनेंट स्पीसीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द फेमस बॉटनिकल गार्डन क्यू इज़ लोकेटेड इन। तो क्यू खुद ही इंग्लैंड में है, तो जो बॉटनिकल गार्डन क्यू है ये भी आपका इंग्लैंड में होगा। 51, टैक्सॉन इज अ। टैक्सॉन हम किसे बोलते हैं, टैक्सॉन जो होता है आपका, ये सिंपल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। आप फैमिली, जीनस या किसी स्पीसीज, किसी भी रैंक को आप टैक्सॉन बोल सकते हैं। 52, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर रिफर्स टू। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो कार्ल लिनियस ने दिया था, पूछ रहा है वो किससे रिलेटेड है। 2 नेम्स ऑफ द सेम प्लांट, 1 botanical name and other common name, 1 scientific name consists of generic name and the other species name। तो आप देखेंगे कि जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होता है वहाँ पे हम जीनस और एक स्पीसीज़ का यूज़ करते हैं, तो ये एक्चुअली साइंटिफिक नेम होते हैं जो कंसिस्ट होता है जेनरिक नेम और स्पीसीज़ नेम का। 53 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट अबाउट अ हर्बेरियम। एक हर्बेरियम का कैरेक्टर आपको बताना है, उसके ऑप्शन में से कौन सा सही है। हर्बेरियम जो होते हैं ये बेसिकली प्लांट स्पेसिमेंट्स होते हैं जो ड्राइड और प्रिजर्व करते हैं हम सीड्स पे, हर्बेरियम सीड्स पे। बी, हर्बेरियम सीड्स यूजली कंटेन द डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम, फैमिली एंड द नेम ऑफ द पर्सन हु कलेक्टेड द स्पेसिमेन। ये भी सही है, जो अब आप हर्बेरियम सीड्स देखेंगे वहाँ पे डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, नेम, फैमिली एंड नेम ऑफ द पर्सन हु कलेक्टेड द स्पेसिमेन एक्सेट्रा वहाँ पे रहता है। थर्ड, हर्बेरियम में भी यूज्ड एज रेफरेंस सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। तो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में हम हर्बेरियम को रेफरेंस सिस्टम के जैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, इसीलिए करेक्ट क्या हो गया, डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फैमिली अमंग एंजियोस्पर्म। सबसे बड़ा फैमिली क्या है आपका एंजियोस्पर्म में, आप देखेंगे तो मालवेसी और रूबिएसी जो है ये लाइन में नहीं है। फेबेसी, ऑर्किडेसी, स्ट्रेसी, पोएसी, ये सब मेजर फैमिलीज़ हैं। उनमें से पूरे वर्ल्ड में सबसे जो बड़ा फैमिली है आपका वो है एस्टरेसी। 55, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सीड कोड डेवलप्स फ्रॉम।
कह रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद, आपको पता है जैसे ओव्यूल आप पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कोट जो होता है ओव्यूल के किस पार्ट से डेवलप होता है, चलाजा, ओव्यूल, इंटीगमेंट्स या फर्टिलाइज एग सेल। तो जो ओव्यूल के इंटीगमेंट्स होते हैं वही आपका सीड कोट बनाते हैं। 56 एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज, तो जो एंडोस्पर्म बनता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में वो ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि वहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा। ओके 57 द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड, तो ये पॉलिनेशन का आपका डेफिनेशन ही है जहाँ पे ट्रांसफ़र होता है पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पे, उसके बाद पॉलिन ट्यूब ग्रो होता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह सब बाद में होता है। 58 वैस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पे आपको वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड मिलते हैं, तो ये मोनोकॉट के स्टेम होंगे। प्रेजेंस ऑफ कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ, तो ये जो होता है कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस आपको ये डाइकॉट स्टेम में मिलेगा। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम का फीचर क्या है कि वहाँ पे कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस पाया जाता है। 60 पे आते हैं। कैस्परिन स्ट्रिप जो होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, प्लांट फिजियोलॉजी में वाटर का मूवमेंट आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो एंडोडर्मिस होता है वहाँ से वाटर जो है एपोप्लास्टिक मूवमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे कैस्परिन स्ट्रिप पाई जाती है जो एक्चुअली सुबराइज सेल वॉल होते हैं। तो 61 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल, पूछ रहा है इनमें से वाटर पोटेंशियल का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में स्टार्टिंग में ही आपको वाटर पोटेंशियल पढ़ाया जाता है। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू osmotic potential, pressure potential and metric potential, but it does not include action potential. 62 which one of the following is not responsible for guttation in grass leaves, कह रहा है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखा है कि ग्रास मतलब जो ग्रास लीव में गटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ना हो वो ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो रूट प्रेशर से गटेशन होता है, वेरी लो और नो ट्रांसपिरेशन से गटेशन होता है, हाइड्रोथोथ से होगा, ये भी इसमें इन्वॉल्व है, पर हाई ट्रांसपिरेशन जब रेट रहता है तब आपका गटेशन नहीं होता है। 63 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो आप देखेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व, एक्चुअली इज इन्वॉल्व, तो एक्वापोरिन जो होते हैं, चैनल जो होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा जो है, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, दे आर कंटिन्यूअस, बट पंप्स जो है वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। 64 एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग इज बेसिकली, एपोप्लास्टिक जो फ्लोएम लोडिंग होता है पूछ रहा है, स्ट्रीम प्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग और एपोप्लास्टिक फ्लोएम लोडिंग बोथ आर द एक्टिव प्रोसेस। सो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका बी, इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। 65 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एट फंक्शनल मैच्योरिटी ऑफ सेल, ठीक, तो फंक्शनल मैच्योरिटी देख लेते हैं। सेल पे कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया, कह रहा है जो फ्लोएम सीव सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं, बट जाइलम ट्रैकरी एलिमेंट्स आर डेड सेल, ये सही है। फ्लोएम सीव एलिमेंट्स आर डेड, फ्लोएम सीव एलिमेंट जो होते हैं डेड नहीं होते हैं, जाइलम ट्रैकरी एलिमेंट्स लिविंग नहीं होते हैं, तो बी गलत। बोथ फ्लोएम सीव एलिमेंट एंड जाइलम आर लिविंग, ये भी गलत। बोथ फ्लोएम सीव एंड जाइलम आर डेड, दोनों डेड नहीं होते, तो फर्स्ट ही वाला है आपका। फ्लोएम सीव एलिमेंट जो होता है वो लिविंग होते हैं और जो ट्रैकरी एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के वो डेड सेल्स होते हैं। 66 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैसियस ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन, तो एथाइलिन जो है आपका वो गैसियस है ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन है। 67 एपिकल डोमिनेंस जो होता है प्लांट में किससे कंट्रोल्ड होता है, तो ऑक्सीजन का जब आप फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पढ़ते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि ये एपिकल डोमिनेंस कंट्रोल करता है। 68 बायोकेमिस्ट्री से आया हुआ क्वेश्चन है, के एम वैल्यू पूछ रहा है एंजाइम काइनेटिक्स में क्या रिफर करता है, तो के एम वैल्यू जो होता है डायरेक्टली आपको मैं बता दूं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, जो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी होती है उस पे जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है वो के एम वैल्यू कहलाता है। 69 द एंजाइम रुबिस्को इन C3 प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो रुबिस्को होता है C3 प्लांट में वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली कार्बोक्सिलेशन के लिए, पर यहाँ पे वो ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी भी करता है, तो ये थोड़ा सा वो है क्वेश्चन
दो ऑप्शन वाला, मैं सी के साथ जाना चाहूँगा। ठीक है, बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन ग्रुप इसको करता है, जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होने लगता है। ठीक है, C2 साइकिल भी होने लगता है। ठीक, और ये C3 प्लांट्स में ही होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कौन सा इसमें से जो है, इसमें से कौन सा चीज़ है जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होता है। तो आप देखेंगे क्लोरोफिल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, फाइकोबिलिन्स भी होते हैं, पर फ्लेवोनॉइड्स का यूज़ नहीं होता है। तो ये था आपके सारे जो होते हैं 70 क्वेश्चन जो आए थे आपके उड़ीसा के कॉमन पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ओके, तो काफ़ी बेसिक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कोई क्वेश्चन आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और पेपर लेके। तब तक पढ़ते रहिए और MCQ सॉल्व करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।